ओके जी, तो मुझे ये बताएं, मैंने आप लोगों को कल एक होमवर्क दिया था, वो हो गया? उसमें गेन कितना आया था डिस्पोजल पे? 375,000। ओके, 27,500। भाई ये बता दो, ये आ रहा है 37,500? ओके, ये आ रहा है आपका गेन। चलें, गुड। अब आपके सामने एक और सवाल है जिसमें मैंने ये चीज़ की हुई है कि मैंने एसेट तो दिया ही दिया है, साथ में उसके कैश भी दिया है। तो मुझे जल्दी से इसकी एक जनरल एंट्री बना के दें कि इस केस में अगर होगा तो क्या होगा। भाई ये विजिबल है? ओके, जल्दी से। ये जिस दिन डिस्पोजल हुआ है ना, सिर्फ उस दिन की एंट्री बनानी है, सिर्फ उस दिन की। अब आइदर यू मेक इट फ्रॉम द शॉर्टकट और आइदर यू मेक इट ईयर ऑन ईयर। अच्छा, इस केस में हमारे आने वाले एसेट की कॉस्ट जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू होगी सिर्फ, या जो कैश दिया है वो भी? यानी आप ये कहेंगे कि जो मैंने आने वाला एसेट खरीदा है उसके लिए मैंने दो कंसिडरेशन दी, एक अपना एसेट जिसकी वैल्यू मैंने फोरगो की, और क्या सिर्फ वही दिया था या मजीद कैश भी? मजीद कैश भी, तो वो भी उसमें ऐड होगा। तो कैपिटलाइजेशन और गेन बताएं जल्दी मुझे कि क्या आता है। मानिया कह रही है सर 355 की कैपिटलाइजेशन है। ओके, नहीं, कैश अलग से क्रेडिट होगा तो गेन उतना ही आएगा। गेन उतना ही आएगा जितना वैसे आता, क्योंकि रीज़न ये है कि गेन तो उसके हिसाब से देखा जाएगा ना कि आपके पुराने एसेट की कीमत कितनी लगी। ओके, मानिया ने यहाँ पे एंट्री बनाई है, प्लान डेबिट किया उन्होंने 355 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उन्होंने ख़त्म किया 2 लाख से, मशीन को हटाया 3 से 5 से। ओके, यहाँ पे जल्दीबाजी में लिख दिया। गेन उन्होंने बुक किया 50,000 से और कैश दिया है 50 का, 5,000 का। ओके, चलें अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, एंट्री बन गई है आप लोगों से? वेरी गुड आसिम। हमने ये कहा कि भाई कंपनी ने परचेज की है मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500,000 ऑन जनवरी 1, 2020। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन है 5 साल। कंपनी डेप्रिशिएट करती है मशीन किस बेसिस पे? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 31 दिसंबर 2021 पे, यानी कितने साल बाद? 2 साल बाद। कंपनी ने मशीनरी डिस्पोज की और एक्वायर किया प्लांट और लिख के दिया आगे बाय वे ऑफ एक्सचेंज। कंपनी ने ऑल्सो पे किए कितने? 5,000। अब हमने कहा फेयर वैल्यू ऑफ मशीन जो उस दिन पे है जो हमारा एसेट गया वो 350 है और आने वाले एसेट की वैल्यू 360 है। तो हमने कहा कि सर अभी हम डायरेक्टली
31 दिसंबर 2021 की बात कर लेते हैं, क्या कहते हो? अच्छा मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ एसिड कितनी थी? आपने कहा कॉस्ट ऑफ एसिड तो आपका आ रहा है सर 5 लाख, इसकी लाइफ आपने बताई, तो मैं आपसे पूछूं ये आज तक कितना चल चुका होगा? तो आपने कहा सर 2 साल चल चुका होगा, तो ये आ गया हमारे पास कितना भाई? 2 लाख रुपए। यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर हमने इतना जमा किया हुआ है। तो यानी सर ये कहने की बात तो नहीं है, बट फिर भी कह देते हैं ये कॉस्ट अकाउंट में मौजूद होगा और ये उसका कॉन्ट्रा अकाउंट है। अच्छा अब जब मैंने इस एसेट को बेच दिया तो क्या इसको किताबों में रखें या निकाल दें? निकाल दें। तो हमने कहा कि सर हम सबसे पहले यहाँ से मशीन को कर देंगे क्रेडिट। कितने से भाई? 5 लाख रुपए से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे भाई, तो ये नेट बेसिस पे निकल गया 3 लाख रुपए का। अच्छा हम सवाल में गए, हमने देखा कि भाई हमने जो प्लांट एक्वायर किया है ना, उसके लिए जो मैंने अपनी चीज फोरगो की है उसकी कीमत कितनी है? 350। बट कहने का मतलब यह है कि क्या आपने प्लांट को हासिल करने के लिए क्या सिर्फ आपके सामने की बात है 350 का एसेट फोरगो किया या 5000 रुपये मजीद दिए? तो आपने कहा ये हो गया 355,000। फिर आपने अपने पास से कैश निकाल दिया 5000 रुपये का, तो गेन कितने का? 50,000 रुपये का। भाई ये हो गया था, पक्की बात है। ये तो हो गया हमारा वो वाला केस कि अगर आपने एसिड भी दिया है और कैश भी दिया है, इसमें कोई मसला? पक्की बात है जी। गेन किससे नेट नहीं कर सकते मतलब? गेन 45 क्यों दिखाएंगे? देखो गेन निकालने का तरीका है ना, गेन निकालने का तरीका ये है कि आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 3 लाख रुपए। आपके एसेट की वैल्यू कितनी है जो उसने असाइन की है? तो गेन कितने का आ रहा है? गेन तो ऐसे निकलेगा ना कि आपके एसेट की वैल्यू कितनी है। वो जो 5,000 रुपये है वो आपका नुकसान नहीं है, वो आपकी कॉस्ट में कैपिटलाइज हो गया। वो 5,000 रुपये क्रेडिट हो गया, आपके एसेट में डेबिट हो गए, उसका इस गेन से कोई ताल्लुक। आप ऐसे समझें कि वो तो नया एसेट खरीदने की कीमत है। गेन कैसे देखा जाएगा कि उस एसेट की जो आपकी किताब में वैल्यू है वो मार्केट में कितने का जा रहा है। गेन तो वही है ना कि भाई आपकी किताब में जो एसेट बचा हुआ है, लॉजिकल बात है, आपकी एसेट जो किताबों में बचा हुआ है वो कितने का जा रहा है? वो 350 का जा रहा है। तो जो 5,000 रुपये जो आप पे कर रहे हैं, क्या वो आने वाले एसेट के लिए कर रहे हैं? यस, वो तो कैपिटलाइज हो गया ना। तो गेन और लॉस जब भी देखा जाएगा वो ऐसे देखा जाएगा कि आपके एसेट्स कैरी कितने पे हो रहा है आपकी किताब में और उसकी वैल्यू क्या थी। क्लियर है? लॉस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सही है? एक बार क्वेश्चन दिखा दें, ये देख लें एक बार। इसमें कोई मसला? क्लियर है? आगे आ जाओ भाई। हमने कहा सर इसी के साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि अगर आपको ये सवाल दिया जाए तो आप किस तरीके से करेंगे जल्दी से।
हाँ भाई, कितना आया गेन या लॉस? 40,000 का लॉस है। ओके, देख लेते हैं। चलें अभी देख लेते हैं। अगर हम देखें कि हमने ये ख़रीदा है जनवरी 1, 2018 को, मशीन परचेज़ की है, 10 साल इसकी लाइफ है, ये बेचने की नीयत की है 31 मार्च 2022। तो अगर मैं ये कहूँ कि 2018 में इसको 1 साल हो गया, 2019 में इसको 1 साल हो गया, 2020 में 1 साल, 2021 में 1 साल। बेचा कब है इसको? 22 में। तो हमने कहा 2022 में, क्या पूरा साल चला है कुछ महीने? 3 महीने। अच्छा, 3 महीने निकालने का तरीका यह है कि 0.25 चेक कर लो, यही आता है 0.25 है ना। और ये आप अगर प्लस कर लें तो आपको पता लगेगा कि 4.25 ईयर्स ये चल चुका है। एग्रीड? ये 4.25 ईयर्स चल चुका है, यानी जब मैं इसको बेच रहा हूँगा तब तक ये 4.25 ईयर्स डेप्रिशिएट हो चुका होगा। मैं आपसे पूछूं 2022 में कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा? सिर्फ 3 महीने। सिर्फ 3 महीने ना, ऐसा ही है ना। तो हमने कहा भाई हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं वहां पे, क्योंकि हम तो आपसे एंट्री पूछ रहे हैं। चलें, अब हमने कहा कि हमें यहां पे कॉस्ट ऑफ एसेट दी हुई है कितनी? 1.2 मिलियन। ये आ गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे इसकी लाइफ से, जो कि 10 साल है, और हमने कहा 4.25 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया? 510। ओके भाई, 5,10,000 रुपये की हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है। कब तक? बेचने के दिन तक। बेचने के दिन तक। और मैं सिर्फ ये क्लैरिटी चाह रहा हूं आप लोगों से, 2022 के अंदर कितना डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा? 3 महीने का, बस दैट्स इट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने अगर यहाँ पे इसकी डी रिकग्निशन की है तो मैंने मशीन को अपने पास से निकाल दिया होगा 1.2 मिलियन पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने निकाल दिया होगा भाई 510 से। फिर हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे ये बता रहा है बाय वे ऑफ एक्सचेंज किया और हमने 20,000 रुपये मजीद दिए हैं। तो मुझे बताओ वैसे नेट बुक वैल्यू कितनी है हमारी? तो हमारी जो कैरिंग अमाउंट आ रही है वो आ रही है 690। ओके, हमने कहा 690 की चीज़ जो मेरी किताब में यूज़ होने के बाद मौजूद है, उसके लिए मैं एक एसेट लेके आया और उस एसेट की कीमत कितनी अदा की? एक तो अपना मशीनरी और प्लस 20,000। ऐसा ही है। तो हमने कहा कि भाई एक तो अपना मशीनरी और 20,000 कितना आ गया? 670 का प्लांट आ गया। अच्छा, आपने कैश भी दिया है, कितने का? तो आपके पास लॉस कितना आ रहा है? 40,000 रुपये का। अच्छा, क्या ये लॉस आप ऐसे देखेंगे कि 690 की चीज़ मार्केट में आपकी कितने की चल रही है? 650 की। तो क्या यहाँ से भी सीधा सीधा नुकसान होते हुए दिखता है? ये बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ भाई, ऑनलाइन में लोग क्लियर है, जल्दी बताओ। सिंपल, आपका लॉस आ गया। ये हमने बात कर ली एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की। अच्छा, अब एक केस करते हैं इसी के ऊपर नया। 670 कैसे आया अभी बता देते हैं। देखो, नहीं ना, देखो देखो देखो, आपने 650 का जो आपका एसेट है उसकी वैल्यू है, हमने कहा वो लिख दिया 650, ये रहा।
आप आने वाले एसेट को जाने वाली की वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो ना। कोई आपसे पूछे प्लांट कितने का पड़ गया, तो आपने बोला मैंने मशीन दी थी। मैंने कहा मशीन की वैल्यू कितनी थी, आपने बोला 650। मैंने कहा बस यही था, आपने बोला नहीं कैश भी दिया था। तो मुझे आप एक बात बताएं, कैश कितना दिया था? तो कुल मिला के कितना हो गया 670। यानी द कॉस्ट विच यू हैव पेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्लांट, एंड वो दो चीजें ना जो आपकी जेब से लगी हैं, एक एसेट, दूसरा कैश। क्लियर है? क्लियर हो गया? फरीद जल्दी बता दो। ये कैश हो गया और ये हो गया फेयर वैल्यू ऑफ मशीन। ये बात थी हमारी। चलें अब एक और केस, अभी भी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ही सिखा रहा हूं, पर अब केस ऐसा है कि आप जो अपना एसेट मार्केट में लेके गए बेचने के लिए, उसकी वैल्यू रिलायबल नहीं है। अब लेट से आज आप मार्केट में 3310 लेके जाएं पुराना मोबाइल, क्या उसकी वैल्यू कोई रिलायबल होगी? यानी रिलायबल वैल्यू का मतलब समझा देता हूं, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। रिलायबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप एक दुकान पे जाएं करीब करीब प्राइस लगेगी, दूसरी दुकान पे जाएं करीब करीब प्राइस, तीसरी दुकान पे जाएंगे करीब करीब, उसको हम कहते हैं एक्टिव मार्केट। क्या कहते हैं भाई? आज मैं अगर आईफोन 16 प्रो खरीदने जाऊंगा, उसकी एक्टिव मार्केट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या ज़्यादा वेरिएशन दिखेगा? रिलायबल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? रिलायबल वैल्यू। पहले बताओ बेसिक बात समझ आती है? बिल्कुल। अच्छा ये क्यों मैं वो बारीकियां बता रहा हूं कि पूरे एक पेज के सवाल में छोटी से छोटी चीज छुपी हुई होगी। यहां भंड मार दिया ना, पे बच्चे आके कहते हैं 100 नंबर का पेपर करके आया था फेल हो गया, तो भाई पे इसलिए हुए ना कि आपको ये बारीकियां नहीं पता। अच्छा वेरिएशन ज्यादा हो मींस नॉट रिलायबल। बिल्कुल देखो, वेरिएशन तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि वेरिएशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसकी वैल्यू रिलायबल है। यानी यू कैन, अगर मैं एक दुकान पे जा रहा हूँ ना, एक बंदा बोलेगा भाई ये जो आईफोन 15 या 16 प्रो है वो 323 का है, 325 का है, 323 का है, 324 का है, इसी में घूम रहा है, क्या वैल्यू रिलायबल दिख रही है? दिख रही है। आई कैन रिलाई ऑन इट। पर अगर मैं इतना पुराना एसेट लेके चला जाऊं, इतना पुराना एसेट लेके चला जाऊं जिसकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, जिसकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, तो हम कहते हैं उस केस के अंदर कि आपके जाने वाले एसेट की वैल्यू इज नॉट रिलायबल। पहले बताओ ये पूरा फिनोमेना समझ आता है? हम सीख क्या रहे हैं अभी? हम कह रहे हैं अभी भी एक्सचेंज ही है, अभी भी एक्सचेंज ही है। पहले वाले एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में और अब वाले एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में बेसिक सी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने कि पिछले केस के अंदर आप जो एसेट मार्केट में लेके घूम रहे थे, आप किसी भी दुकान पे बेचते, आपको पैसे वही मिलते। एग्रीड? अब जब आप अपना एसेट मार्केट में लेके जा रहे हैं किसी भी दुकान पे, पहले तो कोई खरीदेगा नहीं, पहली चीज, क्योंकि उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है। और अगर उसकी कोई वैल्यू लगती भी है, अब मेरी बात को फोकस होकर सुनना, अगर उसकी कोई वैल्यू लगती भी है तो वो सामने वाला दुकान वाला उसको वैल्यू असाइन करेगा, जिसको हम कहते हैं बचपन की जबान में ट्रेड इन वैल्यू। क्या कहते हैं? ट्रेड इन वैल्यू। सर इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा क्योंकि हमने, हो सकता है फर्स्ट ईयर में, इंटर में रट्टा लगाया हो, पीआरसी में रट्टा लगा लिया, उसको आज कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं। आ जाओ, मैंने एक अजम्पशन के लिए मैं लिख के मिटा दूंगा ये। हमने कहा मार्केट गए और मार्केट में मुझे मंगता प्लांट है, उसने कहा भाई प्लांट की जो वैल्यू है वो कितनी है? हाँ जी 5 लाख रुपए। मैंने कहा भाई ये प्लांट चाहिए। वो कह रहा है अच्छा भाई प्लांट चाहिए 5 लाख रुपए का पड़ेगा। मैंने कहा एक्सचेंज कर लेते हैं ना, क्या चंदी? मैंने बोला पुरानी मशीन पड़ी हुई, बहुत पुरानी है। तो बोला दिखाओ। उसने देखा, उसने बोला भाई नहीं यार ये नहीं। मैंने बोला यार मशीन है तो सही ना। बोले मैं पहले बेचने आया था तो तुम बोल रहे थे इतने की है। तो मैंने कहा भाई वो उसकी एक्टिव मार्केट है, ऐसी मशीनें मार्केट में भी पड़ी हुई हैं, हमें प्राइस पता है उसकी, हमें प्राइस पता है उसकी। तो मैंने कहा आप क्या करें, मुझे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करनी है। उसने कहा चलो सही है, मेरे पास एक आध कस्टमर आ जाता है, मैं उसको चिपका दूंगा, मैं आपकी मशीन को वैल्यू असाइन कर रहा हूं। मेरी बात सुनिएगा, वो मेरी मशीन को वैल्यू असाइन कर रहा है, लिख भी देता हूं यहां पे, वैल्यू असाइन कर रहा है, लेट से 470। मैंने कहा बस कहानी खत्म। उसने बोला बेटा आप मुझे 5 लाख पूरे करके देंगे। बकाया पैसे कितने दूंगा उसको? 30,000 रुपये। रिमेनिंग कैश।
इस पूरे सिनेरियो में एक चीज सीखने को मिली। अच्छा ये तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, मैंने तो कहानी में सिखाया। इस पूरे सिनेरियो में एक चीज सीखने को ये मिली, जब आपके एसेट की वैल्यू रिलायबल नहीं होती है तो आप आने वाले एसेट को आने वाले एसेट की वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि आप मैक्सिमम उतने ही पैसे दे रहे होते हो वापस से। देखो पहले और अब वाले केस में फर्क है। मैंने अभी क्या कहा, मुझे प्लान पसंद आ रहा है, मुझे चाहिए। हमने बोला कि भाई कैश है या एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज करना है। जब एक्सचेंज करना है तो उसने कहा कि भाई ये आपकी जो मशीन है ना मार्केट में अवेलेबल नहीं है किसी के पास, तो इसकी वैल्यू नहीं पता। हाँ अलबत्ता मेरे पास कोई कस्टमर आएगा तो मैं इसको चिपका दूंगा। मैं आपकी मशीनरी को वैल्यू असाइन कर रहा हूं, कितनी? अच्छा जो वैल्यू असाइन कर रहा है क्या वो रिलायबल वैल्यू है, हर कोई बता सकता है, या इसने लगाई है? इसने लगाई है। तो मैंने कहा बस कहानी खत्म, सौदा खत्म। उसने बोला भाईजान मेरे पैसे पूरे करो, क्योंकि मेरा एसेट मार्केट में एक्टिवली 5 लाख रुपए पे बिकता है। दूसरी दुकान से जाके ले लो वो भी कितने का मिलेगा, तीसरी से ले लो वो भी कितने का मिलेगा, 5 का। तो मैंने कहा जब मार्केट में घूमोगे मेरे एसेट की वैल्यू 5 है, तो मैंने कहा करना क्या है, सीधा सीधा बताओ ना। उसने बोला भाई तुम्हारे एसेट को मैं वैल्यू दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं वैल्यू, मार्केट नहीं है, मैं दे रहा हूं वैल्यू। कितने की? 470 की। बकाया 30,000। क्या देना है? कैश। अब मुझे एक बात बताओ, इन एनी केस आप कैश दे भी रहे हो तो वो कैश जो दे रहे हो वो उसी की वैल्यू पे पहुंचने के लिए दे रहे हो ना, हाँ या नहीं? अच्छा ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, ये है बात समझ आ रही है कि यार आप जो कैश दे रहे हो वो उसी की वैल्यू पे पहुंचने के लिए दे रहे हो। पिछले केस और इस केस में मैं एक बीच में लाइन ड्रॉ करके तुम्हें सिखाता हूं। पिछले केस के अंदर आपने पता है क्या किया था, अपने एसेट की वैल्यू में कैश ऐड किया था, अपने एसेट की वैल्यू में कैश ऐड किया था। मैं आपको सिंपल क्या कह रहा हूं, आप इस केस में आने वाले एसेट को आने वाले एसेट की वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, बट ये कब होगा? जब आपके एसेट की मार्केट एक्टिव ना हो। तो वो बताता ही यही है, वो कहता ही यही है, वो कह ही रहा है कि भाई ये तो तब होगा ना जब आपका एक्टिव एसेट मार्केट में ट्रेड ना होता हो। तो उस केस में दुनिया को पता है कि आपके एसेट की वैल्यू असाइन की गई होगी, तो बाकी पैसे क्या किस में लिए गए होंगे? कैश में। असाइन वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ना, क्योंकि सौदा ही उससे हो रहा है। तो अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सोच के सब बताना, अगर मैं यूं करूं कि मैं आने वाले एसेट को 5 लाख पे रिकॉर्ड करूं और मैं मजीद उसमें 30 डाल दूं, मजीद उसमें 30 प्लस कर दूं, तो एसेट कितने पे निकल जाएगा? 530 पे। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने उस 5 लाख की चीज को हथियाने के लिए 5 ही पे की है ना। आपके एसेट की वैल्यू कितनी असाइन की गई, बाकी क्या दिया? कैश। तो पूरे केस में सिखाने का मकसद ये था कि आप जब आने वाले एसेट को आने वाले एसेट की वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे तो उसमें मजीद कैश ऐड नहीं करना, क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। क्लियर है कॉन्सेप्चुअली? आओ इधर देखते हैं। मुझे एक बात बताएं ऑनलाइन वाले, पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? तैमूर कह रहे हैं हो गया क्लियर, होना कह रही है, मलाइका कह रही है, बाकी बताओ जल्दी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पर ये अगेन ये आपने एग्जाम में बड़ा ध्यान रखना है कि पूरे एक पेज के सवाल के अंदर ये चीज छुपी हुई होगी। वो आपको ये बताएगा कि सामने वाले बंदे ने आपके एसेट की ट्रेड इन वैल्यू असाइन की। आपका दिमाग चलना चाहिए, ट्रेड इन वैल्यू का मतलब क्या? एक्टिव मार्केट या असाइंड वैल्यू? असाइंड वैल्यू। तो बाकी क्या दिए होंगे तुमने? कैश। तो आप आने वाले एसेट को जाने वाले एसेट की वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे या आने वाले, और उसके अंदर मजीद कैश ऐड करोगे या ऑलरेडी हुआ हुआ होगा? ऑलरेडी हुआ हुआ होगा। ये देखो, ये जो 81 है ना, 5 लाख के अंदर 30 का कैश ऑलरेडी है, क्योंकि 470 की तो वैल्यू असाइंड है। एग्रीड है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज एक आखिरी कंफर्मेशन मोहब्बत में जल्दी से। चलें गुड। अब हमने कहा सर ये तो अंडरस्टैंडिंग वाला मामला था, यहां पे लिख भी देते हैं, ये तो सर अंडरस्टैंडिंग वाला मामला था। अब असल वाली चीज कर लेते हैं। सर पुराने वाली केस में जिसका एसेट होता है वो खुद कहता है कि मैंने अपना एसेट इतने का देना है। बिल्कुल सही कह रही है मानिया, पहले बताओ सही कह रही है? ये पुराने वाले केस के अंदर जिसका एसेट होता है वो खुद कहता है कि मैं इतने का दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट वैल्यू क्या है। भाई आज आप बाइक बेचने निकलो, आपको बाइक की एक्टिव मार्केट पता, आप उससे कम में बेचोगे? नहीं बेचोगे। पर हाँ अगर आपके पास एक पुरानी चीज पड़ी हुई है तो आप खुद भी तसव्वुर करो ना, आप दुकान पे जाके खुद ही कहते हो यार ये कितने का लेगा, तो जब वो कहता ही इतने का लेगा तो आप बोलते हो सही है भाई ये बाकी पैसे ले ले। तो अल्टीमेटली आप जब ये बातें कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि उसकी वैल्यू पूरी करनी है, क्योंकि उसकी वैल्यू
उसकी वैल्यू, सामने वाले की वैल्यू रिलायबल है, सामने वाले की वैल्यू, क्योंकि आप उसकी वैल्यू पूरी कर रहे होते हैं। अगर आप अपना एक्टिव एसेट लेके घूमे, आप बोले भाई ये दे रहा हूं, ये एसेट दे दे, तो उस पर आपका फोकस किस पे होता है? अपने एसेट पे। यहां पे फोकस किस पे? दूसरे वाले एसेट पे। दोनों में फर्क क्लियर है? एक बीच की लाइन है वो हमने क्लियर कर ली। मानिया क्लियर है? जल्दी बताओ, परफेक्ट एग्जांपल दी तुमने, जल्दी से। ओके, अब मुझे क्या ये मैं कराऊं या खुद करके दे सकते हो? चलें कोशिश करें, मैं इसको जूम कर लेता हूं। हाँ भाई कर सकते हो ना ऑनलाइन वालों? डन। मेरे अंदर सिर्फ 2 चैप्टर हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। देन हो गया, गेन लॉस कितना आ रहा है? 50 का। और आपने आने वाले एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है? 360 पे। तो आपने 360 में 10 ऐड क्यों नहीं किए? और ज़्यादा हो जाती, जबकि आपको ये पता होना चाहिए 360 में वो 10 ऑलरेडी एडेड है, शामिल है। चलें जी, तो हम इसकी एक एंट्री बना लेते हैं मासूम सी। हमने कहा कि सर जब हमने 5 लाख रुपए का एक एसेट बाय किया, वो भी जनवरी 1 2020 पे, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन कितनी है भाई? 5 साल। कंपनी डेप्रिशिएट करती है भाईजान स्ट्रेट लाइन के ऊपर 31 दिसंबर पे, यानी 2 साल बाद कंपनी ने डिस्पोज की मशीनरी और एक्सचेंज में प्लांट एक्वायर कर लिया। तो हमने कहा कि भाई सिंपल, आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन पिक करें, और वो कितनी आ रही थी? 5 लाख को हमने डिवाइड कर दिया भाईजान 5 सालों से, ये कितना आ गया? 2 लाख रुपए। अच्छा, इस 2 लाख रुपए को हम नाम दे रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। चलें, अब फिर हमने कहा कि यार आप यहाँ से एक तो काम करें सर, पहले कि मशीन निकाल दें। कितने की? 5 लाख रुपए की। जिस अकाउंट में जितने पे मौजूद है उतने से निकल जाएगी। इसका आज तक का यूजेज ये आ गया। अच्छा, आपने कोई कैश भी पे किया है 10,000 रुपये। प्लांट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 360 पे। अच्छा, तो सर गेन कितने का आ गया? पहले वाले में इस वाले में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि आपने आने वाले एसेट को अपने एसेट की वैल्यू के बजाय, क्योंकि आप फोकस उस पर कर रहे हैं, उसके पैसे पूरे करके देने आपने, क्योंकि आपकी वैल्यू रिलायबल नहीं है। जो भी आपकी वैल्यू है वो एक बेसिक असेस्ड वैल्यू है। क्लियर है? चलें जी, अब ये एक और प्रश्न कर लें। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो पता है ना, कि आपका अगले साल का आने वाला डेप्रिसिएशन रिड्यूस वैल्यू पे लगेगा, यानी बुक वैल्यू पे। अच्छा, मलाइका कह रही है सर 3 लाख है और एसेट की 360 है, तो डिफरेंस नहीं, गलत। एक मिनट देखो, गेन आपका कैसे निकलेगा पता है? आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है 3 लाख रुपए, सही है? तो आपके एसेट की
असेस्ड वैल्यू कितनी है 350, गेन ऐसे निकालेंगे ना मलाइका, जो आपके एसेट की वैल्यू असाइन हुई है वो 10,000 पे तो आपने अपने एसेट के लिए दी है, उसको एक्वायर करने के लिए, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गेन, दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? गुड। पर अच्छा है आप लोग पूछ लेते हैं। हाँ भाई 19, 20, 21 का तीसरा महीना। नूर कह रही हैं कि सर गेन आ रहा है 80,000 रुपये का, अभी देखते हैं। हाँ जी, बाकी बच्चों गेन आ रहा है 33,600 का। ओके लाभा भी कह रही हैं 33,600, अलीशा भी, यानी इन सब का आ रहा है 33,600। ओके, मेजॉरिटी इज विद 33,600। यही आ रहा है। चलें, अगर हम ये देखें कि जनवरी 1, 2019 पे हमारे पास इस एसेट की कॉस्ट कितनी है 8 लाख रुपए। हमने डेप्रिसिएशन बुक किया होगा 2019 में, ऐसा ही है, कितना रेट दिया हुआ है 20%, तो हमने 20% ऑफ 800,000 कितना आ गया 160, ये इतना यूज हो गया पहले साल। सही है। आपका एसेट नेट बुक वैल्यू पे कितने पे आ गया 640, ये आ गई नेट बुक वैल्यू। ये कब आई 31 दिसंबर 2019 पे, और जनवरी 1 2020 कह लो, बात एक ही है। अच्छा, फिर आपने डेप्रिसिएशन 2020 का बुक किया होगा। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब यह है कि हर साल आपका जो बैलेंस रिड्यूस होगा, रिड्यूस बैलेंस पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। उसकी अजम्पशन ये होती है कि हर साल आपको बेनिफिट आपका एसेट रिड्यूस पे देगा। इक्वल बेनिफिट स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, वो कॉस्ट पे लगता है। ये हर रिड्यूस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन है। खैर, हमने कहा अब जो एसेट बच गया उस पे, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एसेट कॉस्ट पे इतने पे नहीं होगा, कॉस्ट अकाउंट में इतने पे ही होगा, सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन आप उसको नेट करते हैं। कॉस्ट अभी भी कितनी है 8 लाख रुपए। चलें, हमने कहा कि सर इसके बाद आपने जो अगला डेप्रिसिएशन बुक किया होगा
वो 640 का 20%, तो यहां पे पता है 1.28, ये कितनी आ गई? 512। ओके, एक मिनट रुकना बस, ये ज़रा मैं यहाँ से उठा लूँ। फाइव वन टू ट्रिपल ज़ीरो। अच्छा, ये एसेट बेचा कब है? 2021 में, यानी जिसमें हम एंटर होने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ फोकस के साथ, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, 512,000 का अगर मैं 20% करूँ पर 3/12 कितना आता है? 25,600। ये अमाउंट आ गई। ये कितने महीनों का डेप्रिसिएशन है? हमने कहा 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन ऑफ 2021। ये कितनी आ गई कैरिंग अमाउंट? 486। ये आ गई आपकी कैरिंग अमाउंट। चलो, ये तो हो गया एक लंबा तरीका कि हर साल का कैलकुलेट कर करके आओ। आप सिर्फ अपने कैलकुलेटर को ये बोलें कि अगर मैंने 8 लाख रुपए का एसेट लगाया तो 20% का अगर मेरा रेट है तो मुझे 80% की वैल्यू दे दो 2 साल बाद। पहले बताओ ये कितना आता है? आ गया? ये आ गई आपकी कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 2020 पे। ये सीधी सीधी कैरिंग अमाउंट आ गई कि आपने कहा कि भाई मुझे ये बता दो कि मेरी 80% वैल्यू 2 साल बाद कितनी होगी। एग्रीड है भाई? ये आप सीधा सीधा भी निकाल सकते थे, तो हमने कहा पहले वो कर लेते हैं फिर ये कर लेंगे। और फिर इसी के ऊपर 5,12,000 का 20% इंटू 3/12 कर लें। ये आ गया 25,600। तो ये कितना आ गया जी? 486। दिस वुड हैव सेव्ड योर टाइम, बट खैर अगेन हमने दोनों को रखना था साथ में समझने के लिए। चलें, अब हमने कहा कि सर जब हमारे पास सारे पैरामीटर्स मौजूद हैं तो बेचते वक्त क्या मैं अपने पास से मशीन को कितने से निकालूं? इसका हाँ बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था कि भाई वो 8 लाख पे मौजूद नहीं होगा कॉस्ट अकाउंट में, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए। ये हो गया मशीनरी क्रेडिट। अच्छा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप ऐसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, बुक वैल्यू का और कॉस्ट का डिफरेंस। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आता है? 313। ये आ गया आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। वो हमने कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू का डिफरेंस ले लिया उस दिन जिस दिन ये एसेट बिका है। चलें, हमने कहा ये भी बात समझ आती है। हमने कहा सर ये आ गया 313,600। अब हमने कहा भाई आया हमारे पास प्लांट है तो उसको किस पे रिकॉर्ड करें? 520 पे नहीं तो 540 क्यों? क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू रिलायबल, यू आर फोर्सिंग द एक्वायर्ड एसेट, उसको देख रहे हैं कि उसको पूरा करके देना। तो हमने कहा कि भाई आपने 540 को यहाँ पे डेबिट कर दिया, तो आपने जो 20 पे किए हैं वो ऐड क्यों नहीं किए इसमें? उसमें एडेड है। तो हमने कहा कि सर आपके पास से कैश चला गया 20,000 रुपये और गेन, हाँ जी क्लियर है। यहां पे हमारी खत्म होती हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। कल की क्लास लेंदी भी होगी और टेक्निकल भी होगी क्योंकि कल हम शुरू करेंगे डिस्क्लोजर्स। ये देखो सारे, अब एक एक करके मैं इसमें चीज़ें ऐड करता जाऊंगा और वो सवाल इनहांस होता रहेगा। सही है जी। पर रेस्ट एश्योर्ड एक्सचेंज, अब एक्सचेंज इसके अंदर आएंगे, 3-4 एसेट्स होंगे, उसमें एक्सचेंज भी हो रहे होंगे, खरीद भी रहे होंगे, तो सब एक एक करके सीखेंगे अलॉन्ग विद द प्रेजेंटेशन जो एग्जामिनर पूछता है। क्लियर है? तो मैं आपको दे देता हूँ, आपको आज का होमवर्क मिल जाएगा और इंशाल्लाह कल से बड़ी अहम क्लासेस होंगी क्योंकि कल हम किस पे आ जाएंगे? डिस्क्लोजर्स पे। चलें, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।